तो आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स रोमांटिक पोइट्री। रोमांटिक एज के का ये सब टॉपिक है और इसके अंदर भी हमें कुछ पार्ट्स में हमें ये कंप्लीट करना होगा। रोमांटिक पोइट्री एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे पोइट्स हैं, उनकी फिर आगे डिवीजन है। तो ये बात हम समझते हैं कि इसमें हमने क्या कुछ पढ़ना है। टेबल ऑफ द कंटेंट हमने बनाया है, कंटेंट्स कुछ हमने लिए हैं क्योंकि ये रोमांटिक जो पोइट हैं, क्योंकि पोइट्री वाज द डोमिनेंट जॉनरा इन दिस एज, जो रोमांटिक एज है। इसका सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड हमने अलग से एक लेक्चर किया है और उसके बाद जो है वो बैकग्राउंड की बातें तो हमने बहुत सी की, लेकिन हो सकता है कुछ चीजें ओवरलैप आज होंगी, रिपीट होगी, और उसका फायदा भी हो जाता है। अगर चीजें रिपीट हो रही हों तो वो रेपिटेशन से हमें याद करने में मदद मिलती है। आज हम करेंगे या करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है एक एक पार्ट करके हम इसको करें। तो नंबर वन जो हम चीज कवर करेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ द पोएट एंड द पोएट्री, रोमांटिक एज के हवाले से, क्योंकि ये टॉपिक जो है पीछे जाकर देखें, रोमांटिक पोएट्री हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक। तो इसमें नंबर वन पॉइंट है, हम कॉन्सेप्ट ऑफ द पोएट देखेंगे, पोएट को कैसे देखते हैं रोमांटिक्स, और पोएट्री को वो क्या समझते हैं, रोमांटिक्स की बेसिक जो है मैनिफेस्टो में क्या डेफिनेशन उन्होंने दी। और उसके बाद हम देखेंगे इंडिविजुअल पोएट्स को, लेकिन उसके भी हमने तीन जो है हिस्से कर लिए हैं। द लेक ग्रुप हम देखेंगे, द स्कॉट ग्रुप देखेंगे एंड द यंगर ग्रुप। तो तीन हिस्सों में टोटल हमारे पास ये चार इसके पार्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट टॉपिक इज इन रोमांटिक पोएट्री। इन रोमांटिक एज के अंदर सबसे पहले हम पोएट्री को देख रहे हैं, और पोएट्री के अंदर हम सबसे पहले देख रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ द पोएट एंड पोएट्री। रोमांटिक पर्सपेक्टिव क्या है इस सवाल के ऊपर। So romantic poetry, which was the antithesis of the classical poetry, had many complexities. Unlike classical poets who agreed on the nature and the form of the poetry and the role that the poet is called upon to play, the romantic poets held different views on all these subjects. क्योंकि ये रोमांटिसिज्म का बुनियादी नुक्ता भी ये है, अगर हम वो करें कि ये ऐसा क्यों है कि क्लासिकल एज के जो राइटर थे वो क्लासिकल प्रिंसिपल्स पे बिल्कुल एक थे। जैसे ड्राइडन ने काम किया वैसे ही पोप ने काम किया, वैसे डॉक्टर जॉनसन ने काम किया। तो वो शुरू से आखिर तक अपने प्रिंसिपल्स उनके क्लियर थे बिल्कुल, कि हमने ये हमारे ऑब्जेक्टिव है, ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं। तो एक वजह तो ये बनती है, इसकी बहुत वाज़ेह वजह बनती है, और वो है इनका इंडिविजुअलिटी का जो कॉन्सेप्ट है। इसलिए अगर इंडिविजुअलिटी है और वहाँ कलेक्टिव एक सेंस है, तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक ही होना था, क्योंकि वो कलेक्टिविटी का सेंस भी वो साथ प्रमोट कर रहे हैं। जबकि रोमांटिक्स के यहाँ इंडिविजुअलिटी पाई जाती है, लिबरेशन ऑफ द इंडिविजुअल पोइट पाई जाती है। तो इसका मतलब है इंडिविजुअलिटी में ये फिर खासा भी आ जाएगा कि वहाँ डाइवर्सिटी होगी, कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स पे वो डिसएग्री होंगे, कुछ पॉइंट्स पे एग्री भी होंगे। So the artistic and the philosophical principle of the new classical poetry were completely summarized by the Pope, and they could be applied to the whole of Augustan poetry. जब हम पोप के जो नजरियात पढ़ते हैं पोएट्री के मतलब, या ड्राइडन के भी हम पढ़ते हैं नजरियात पोएट्री के मतलब, या जॉनसन के पढ़ेंगे, तो वो सारे अगस्टन एज पे इजीली अप्लाई हो जाते हैं, क्योंकि उनकी कलेक्टिव अप्रोच है। बट इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड अ कॉमन denominator which links such poets as Wordsworth, Coleridge, Scott, Byron, Shelley and Keats। ये सारे जो बड़े बड़े शायर हैं, इनको हम कहें कि एक ही वर्ड हो, हम कहें कि बस उसी के ऊपर ये स्टिक हो जाएंगे। लास्ट टाइम भी आपने देखा था, कोई नेचर की बात करता है तो कोई मिथोलॉजी की बात करता है, कोई सुपर नेचुरल, कोई इनविजिबल दुनिया की बात करता है, तो कोई फ्यूचर की बात करता है, तो कोई पास्ट की बात करता है। तो सारे जो पोइट्स हैं उनका वॉच वर्ड, उनका जो मेन स्लोगन है वो थोड़ा थोड़ा अलग है, और यही बात हमें इनके रोमांटिक्स होने का पता भी देती है। रोमांटिक्स की एक क्वालिटी इंडिविजुअलिटी है, और हमें इन सब में इंडिविजुअलिटी नजर भी आती है। द रीजन ऑफ दिस वाज दैट देयर वाज अबंडेंस इन द वैरायटी ऑफ द जीनियस। ठीक है, तो बहुत ज्यादा शायर मौजूद थे, बहुत सारे जीनियस, एक छोटी सी एज में बहुत ज्यादा जो है ना अबंडेंस ऑफ जीनियस हमें नजर आता है, और इंडिविजुअलिटी का जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको समझाने की कोशिश की अभी। No age in English literature produced such great giants in the field of the poetry. Last time हमने ये बात समझी थी। The evenness and equanimity and the uniformity of the classical age was broken, and it was replaced by the strong currents of the change flowing in various directions
Thus, each poet of the Romantic period stands for himself and has his own well-defined individuality. जो हमने अभी पॉइंट इस पे क्लियर कर लिया है कि इंडिविजुअलिटी है और जो है यूनिफॉर्म जो नजरिया था, कलेक्टिव एक जो नजरिया था, उसके अगेंस्ट है ये नजरिया. द ओनली कॉमन कैरेक्टरिस्टिक दैट वी फाइंड इन देम इज दैट इंटेंस फेथ एंड इमेजिनेशन. ठीक है, अगर कहीं पे हम देख सकते हैं कि ये रोमांटिक्स हमको लार्जर एक जो है वो एक नाम इनको जो दे सकते हैं, बड़ा एक टैग लगा सकते हैं, दैट इज इमेजिनेशन व्हिच कुड नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस. क्योंकि कंट्रोल रूल्स और रेगुलेशन की बात हमेशा क्लासिक्स के यहाँ होती थी. In fact, the most distinctive mark which distinguished the Romantic poets from the classical poets was the emphasis which the former laid on imagination. So imagination was the central word. This word can connect to somehow all the poets, all the genius of that age. So for Pope Johnson and Dryden, the poet was more an interpreter than a creator. तो concept of the poet अगर हम देखें तो वो पोप की नजर में क्या है, जॉनसन और ड्राइडन जो तीन बड़े जायंट थिंकर हैं क्लासिकल एज के या न्यू क्लासिकल एज के, उनके यहाँ ये इंटरप्रेटर है देन क्रिएटर. They were conscious of a wonderful capacity to create imaginary worlds, and they could not believe that this was idle or false, whereas the classical poets were more interested in the visible world. The Romantic poets obeyed an inner call to explore more fully the world of the spirit. तो जहाँ पे पोप जॉनसन और ड्राइडन समझते हैं कि पोएट इंटरप्रेटर है, क्रिएटर नहीं है, जबकि रोमांटिक्स के यहाँ क्या है कि वो क्रिएट करता है अपनी इमेजिनेशन से, दुनियाएं तख्लीक कर सकता है और वो कोई इंटरप्रेटर नहीं है. और दूसरा जो मेन डिफरेंस इन दोनों के दरमियान आ रहा है वो विजिबल वर्ल्ड और वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट की तरफ जाना है, कि जो रोमांटिक पोइट्स हैं वो इनविजिबल वर्ड्स पे बिलीव करते हैं और इमेजिनेशन क्रिएशन और वहाँ उस दुनिया में आप बहुत सी चीजें क्रिएट कर सकते हैं, जबकि वो सिर्फ लॉजिकल एनालिसिस और विजिबल वर्ल्ड जो नजर आती है जिसको हम एविडेंस से साबित कर सकते हैं उसी तक महत्व. तो ये इनका वो पॉइंट ऑफ व्यू है जो बैकग्राउंड में हमने इसको समझा भी था समझ से. सो रोमांटिक varied in the degree of importance which they attached to the visible world and in their interpretation of it. Always conceived of the world of the fact as an inanimate cold world. Visible world के बारे में नजरिया आता है जो कॉलेज कैसे देखता है, वर्ल्ड ऑफ द फैक्ट्स को वैसे देखते हैं इनएनिमेट कोल्ड वर्ल्ड. जो हमारे पास सामने जो विजिबल वर्ल्ड है इनएनिमेट है, ये बेजान सी चीज है, और एक कोल्ड वर्ल्ड है in which objects are essentially fixed and dead. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स फिक्स हैं, डेड हैं, इनके अपने अंदर कोई मीनिंग नहीं है. It was the task of the poet to transform it by his power of imagination to bring the dead world back to life. ठीक है, ये जो डेड वर्ल्ड है ये पावर ऑफ इमेजिनेशन जो है पोएट जो अप्लाई करता है इसके ऊपर, और एक जो दुनिया है इमेजिनेशन में तख्लीक करता है और इसको जो है ना रोमांटिसाइज जिसे हम कहते हैं वो कर देता है. The imagination of the poet is his creative shaping spirit and it resembles the creative power of God. Just as God creates this universe, the poet also creates a universe of his own by his imagination. तो ये इनका नजरिया है about poetic creation के बारे में. लेकिन जैसे हमने कहा इंडिविजुअलिटी है और इनके दरमियान हमें डिफरेंसेस भी मिलते हैं. So Wordsworth differs from the Coleridge in his conception of the external world. बाहर की दुनिया के बारे में कॉलेज का नजरिया भी आपने देखा, लेकिन वर्ड्सवर्थ और कॉलेज के दरमियान यहाँ इख्तिलाफात थे. For him, for Wordsworth, the world is not dead, but living and has its own soul. ठीक है, वर्ड्सवर्थ के यहाँ जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है वो एक है सारी, और वो एक उसके अंदर एक स्पिरिट काम कर रही है, एक सोल है उसकी, और हर चीज जिंदा है. ठीक है, यानी क्लाउड होंगे, स्टोन है, या माउंटेन है, या फ्लावर है, या वुड्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं इनके अंदर एक स्पिरिट है और वो उसको कम्युनिकेट करता है जो ऑथर है. सो मैन्स टास्क इज टू एंटर इनटू कम्युनिकेशन विद दैट सोल. उसकी जो सोल है, जो नेचर की जो सोल है, उसके साथ जो कम्युनिकेशन है पोएट की. नेचर वाज द सोर्स ऑफ हिज इंस्पिरेशन एंड ही कुड नॉट डिनाई टू इट एन एग्जिस्टेंस एट लीस्ट एज पावरफुल एज मैन्स. सो यहाँ पे हमें वर्ड्सवर्थ और कॉलेज के एक्सटर्नल दुनिया के बारे में ये बात तो वो दोनों मानते हैं कि दो डबल जो है वर्ल्ड हैं,
इनविजिबल पावर भी है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो बाहर दुनिया है उसको कॉलेज समझता है कि ये डेड है, इनएनिमेट है, और ये पोएटिक पावर है जिसके जरिए से हम इसे ट्रांसफॉर्म करते हैं पोएट। जबकि वर्ड्सवर्थ की हाँ, ये जो सामने वाली दुनिया है एक्चुअली इसके अंदर स्पिरिट है और ये लाइव है और ये आपसे कम्युनिकेट करती है, और इस कम्युनिकेशन के लिए यानी पोएटिक पावर चाहिए, पोएटिक इमेजिनेशन चाहिए कि फिर आप इस सोल ऑफ द वर्ल्ड के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। शैलीज व्यू देखते हैं क्या है। देखो, शैली saw that the task of the reason is simply to analyze a given thing and to act as an instrument of imagination। ठीक है, रीजन यहाँ पे क्लासिकल में आप यहाँ पे तजाद देखेंगे थिंकिंग के अंदर। क्लासिकल समझते थे कि जो इमेजिनेशन है, दिस इज द टूल ऑफ रीजन, ये अकल का एक टूल है कि वो इमेजिन करती है, और इमेजिनेशन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो डिफरेंट चीजें इमेजिन कर सकती है जो गलत भी हो सकती हैं, और अकल से ही आपने एनालिसिस करना है। लेकिन शैली क्या कहता है एक्चुअली, टास्क ऑफ रीजन क्या है कि सिर्फ एनालिसिस करना, और असल में वो समझता है कि जो रीजन है ये इमेजिनेशन का टूल है। ठीक है, ये उल्टा उनका कंसेप्ट, which uses its conclusion to create a synthetic and harmonious whole। ठीक है, अल्टीमेटली इमेजिनेशन जो है वो करीब होल पिक्चर जो है वो दिखा सकती है आपको, और जो लॉजिक और रीजन का काम है वो पार्टिकुलर जो पॉइंट है उसको सिर्फ उसका एनालिसिस करना है, जब इसके होल्स के से कनेक्ट करना किसका काम है, इमेजिनेशन का। और इमेजिनेशन जो है ना उसकी पावर जो है ना पोएट की सबसे ज्यादा, उसको वो यूज करता है, ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड होती है। He called poetry the expression of the imagination। Poetry उसकी नजर में expression of imagination, because it is in it diverse things are brought together in harmony instead of being separated through analysis। क्योंकि लॉजिक आपको एनालिसिस करता है, वो चीजों को तोड़ता है, अलग करता है। ठीक है, जबकि जो इमेजिनेशन है वो अलग चीजों को जोड़ के एक करके आपको दिखाता है। Shall we try to grasp the whole of the things in its essential unity? वो चाहता है कि सारी चीजों को मिला के एक यूनिटी में, एक होल में इसको देखा जाए। To show is the real and what is merely phenomenal, and by doing this to display how the phenomenal depends on the real। So for him the ultimate reality is the eternal mind। उसकी नजर में ultimate reality exist कर रही है वो आपका eternal mind, और mind is eternal, ये खत्म नहीं होता उसकी नजर में, तो ये हमेशा महफूज रहता है। एंड दिस होल्ड्स द यूनिवर्स टुगेदर, और माइंड क्या करता है, पूरे यूनिवर्स को एक जगह इकट्ठा कर देता है। ही बिलीव्ड दैट द टास्क ऑफ द इमेजिनेशन इज टू क्रिएट शेप्स बाय व्हिच दिस रियलिटी कैन बी रिवील्ड। तो इमेजिनेशन का काम क्या है कि वो एक इस रियलिटी को अंडरस्टैंड करे, क्योंकि इंटरनल माइंड ही सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकता है, और कलेक्टिव पिक्चर में एज ए होल ही हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और एज ए होल बनाने के लिए रीजन जो है वो सारी चीज़ों को कलेक्टिवली नहीं देख पाते, और सिर्फ इमेजिनेशन की आंख से ही आप सारा सीन एक साथ देख सकते हैं। कीट्स का क्या व्यू है? कीट्स हैड पैशनेट लव फॉर द विजिबल वर्ल्ड। बाहर की जो दुनिया है उसके साथ बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी कीट्स की, विजिबल वर्ल्ड के साथ, एंड टाइम्स हिज अप्रोच वाज हाईली सेंसुअस। इसलिए हमें इसे सेंसस पोएट भी कहते हैं। बेसिकली जो 5 सेंसेस हैं उनके जरिए से जो डाटा है, जो इस विजिबल वर्ल्ड के साथ आपका कनेक्शन है, और वो उसको थोड़ा सा यानी ब्यूटीफुल वे में उसको ग्रास्प करना है, अंडरस्टैंड करना है, परसेप्ट करना है। बट ही हैड a conviction that the ultimate reality is to be found only in the imagination। लेकिन इसका नजरिया भी इसी तरह शैली के करीब है कीट्स का भी, अल्टीमेट रियलिटी जो है वो हाउएवर बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत है, हम इसे परसीव कर सकते हैं, इस ब्यूटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन पावर ऑफ पोएट जो है वो फिर भी इमेजिनेशन। इसलिए हम देख रहे हैं इमेजिनेशन जो उस पर सारे मुत्तफिक हैं, सारे जो है रोमांटिक पोएट्स हैं, और इमेजिनेशन को डिनाई करते हैं क्लासिकल के, ये दिस इज ओनली ए टूल ऑफ रीजन, टूल ऑफ जो है कह लें कि आप ब्रेन पावर है किस्म की, और अकल से ही हम चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Through the imagination, Keats sought an ultimate reality to which a door was opened by his appreciation of the beauty through the senses। ठीक है, ये इमेजिनेशन की पावर है, और फिर सेंसेस से जो है ना ब्यूटी को हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। फॉर हिम इमेजिनेशन इज दैट absorbing and exalting faculty which opens the way to an unseen spiritual order। ठीक है, जो unseen spiritual order, क्योंकि सेंसेस जो आपको सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड दिखा सकते हैं या उसके साथ आपको कनेक्ट कर सकते हैं, जो इसके पीछे जो अनसीन वर्ल्ड है
वो सिर्फ तभी आपको दिखेगी जब आपके पास पावर ऑफ इमेजिनेशन। Thus, the great romantic poets agreed that their task was to find through the imagination some transcendental order, ठीक है, जो बियॉन्ड वर्ल्ड है ना, अदर वर्ल्ड, जो वो प्लेटोनियन इनका सारा कॉन्सेप्ट है, आप देख रहे हैं थारोली, वो इमेजिनेशन से फिजिकल को भी ट्रांसेंड करके उसके पीछे जाना, यानी ट्रांसेंडेंटल ऑर्डर जो है, तो इनविजिबल वर्ल्ड है जहाँ पे सेंसेस नहीं पहुंच सकते, वहां आपकी इमेजिनेशन पहुंचती है। Some inner and the ultimate reality which explains the outward appearance of the things in the visible world and the effect which they produce on us, ठीक है, कि उस दुनिया तक समझना उसको, कि बाहर की दुनिया जैसे ऑपरेट हो रही है असल में ये डिपेंड कर रही है उस इनविजिबल वर्ल्ड के ऊपर, और उस इनविजिबल वर्ल्ड जो है, जैसे ट्रांसेंडेंटल ऑर्डर हम कहेंगे, वहां तक आप जा सकते हैं सिर्फ पावर ऑफ इमेजिनेशन से, क्योंकि सेंसेस तो आपके सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड को ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। So each one gave his own interpretation of the universe, the relation of the God, the connection between the visible and the invisible, nature and man, as he saw it through the power of imagination. तो सारे points में आप देखते हैं power of imagination पे वो मुत्तफिक है, लेकिन visible, कोई visible जो world है उस पे focused है, कोई supernatural world और invisible world पे focused है, और कोई जो है इन दोनों में जो है वो collective world की तलाश में transcendental order को देख रहा है कोई, और कोई जाहिर की दुनिया पे लिख रहा है। So reason is not sufficient, ठीक है, जैसे क्लासिक ने कहा था ना कि कंट्रोल योर पैशन एंड इमोशन, पैशन इमोशन एंड इमेजिनेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, और रीजन जो कि ऊपर है, सुपर है, दिल से ऊपर होता है दिमाग, इसलिए दिमाग को अहमियत उन्होंने दी और उसका फैसला आपको मानना होगा। रीजन जो है वो उन्होंने कहा था सफिशिएंट है, पर इन्होंने क्या कहा, रीजन इज नॉट सफिशिएंट। दे ट्राई टू शो दैट mere reason is not sufficient to understand the fundamental problems of life. What is required is inspired intuition, ठीक है, हमें अंदर की दुनिया से जानना होगा, इंट्यूटिव वर्ल्ड में, जहाँ पे सेंसेस ब्लॉक करके, वो प्लेटोनियन जो कॉन्सेप्ट है वही है। Thus, their view of the life and the poetry was much wider and deeper than that of their predecessors in the 18th century, because they appealed to the whole spiritual nature of the man, not merely of his reason and common sense, whose scope is limited. So reason is not sufficient, बल्कि रीजन से बियॉन्ड जो है वो जाके पूरी कायनात को कलेक्टिवली अगर आप देखना चाहते हैं, कलेक्टिव रियलिटी को अगर आप समझना चाहते हैं, तो फिर रीजन हमारे पास इनफ नहीं है। तो इसका ये पहला पार्ट है, इट इज द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे ताकि आपसे